हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का वीडियो जो होगा वह संबंधित होगा प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए ही वीडियो होगा। जैसा कि मेरे द्वारा लगातार प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए और डीएलएड 75 अंक की तैयारी के लिए जो वीडियो सीरीज लाए जा रहे हैं, उसी कड़ी में आज का जो यह प्रैक्टिस सेट होगा, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 17 होगा। जो डीएलएड यूनिट वाइज क्रमवार मेरे द्वारा जो प्रैक्टिस सेट लाए जा रहे हैं, उसका आज यूनिट 5 का पार्ट 4 होगा। यूनिट 5 के अंतर्गत जो 9 टॉपिक को पढ़ने हैं, उन 9 टॉपिकों में पिछले 3 पार्ट में हमने 6 टॉपिक को पढ़ लिया था। और आज पार्ट 4 में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, यह 5वें यूनिट का ही विद्यालय में आकलन एवं मूल्यांकन की व्यवस्था, सतत एवं व्यापक आकलन इत्यादि के बारे में जो पढ़ने हैं, उससे संबंधित वीवीआई क्वेश्चन आंसर होंगे और वो भी शॉर्ट व्याख्या सहित होंगे, ताकि एक प्रश्नों के साथ कई सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएं और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो। तो आज के इस वीडियो सीरीज के श्रृंखला में 17 नंबर प्रैक्टिस सेट हम लोग देख रहे हैं और यूनिट 5 का यह पार्ट 4 होगा। और आगे जो 2 टॉपिक और बचेंगे वह अगले पार्ट में मैं लेकर के आऊँगा। तो पीछे यूनिट 1, 2, 3 और यूनिट 4 और यूनिट 5 के भी 1, 2, 3 पार्ट जो आए हैं, इन सभी 16 प्रैक्टिस सेटों को यदि आपने अब तक नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में प्रधान शिक्षक सेक्शन में जाकर के सभी वीडियो को निश्चित रूप से देख लेंगे। परीक्षा में बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। और यदि अब तक चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट और तैयारी से संबंधित वीडियो की सूचना आपको मिलती रहेगी। तो आज हम लोग जो यूनिट 5 का पार्ट 4 देखने वाले हैं, आकलन और मूल्यांकन। तो विद्यालय में आकलन एवं मूल्यांकन की व्यवस्था जो होती है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और आकलन का जो कॉन्सेप्ट है, इस टॉपिक को पढ़ने हैं। तो इसका मैंने पहला प्रश्न लिया है कि आकलन मूल्यांकन की क्या है, कैसी प्रक्रिया है। तो इस प्रश्न को पढ़ने से पहले हम लोग शॉर्ट में समझ लें कि आकलन है क्या। तो आकलन होता है कि जो विद्यालयों में छात्रों से सूचना संग्रहण की जाती है या विभिन्न माध्यमों से सूचना एकत्र करके उसका संग्रहण करके उस पर विचार विमर्श किया जाता है, और यह जानने का कोशिश किया जाता है कि छात्रों की ज़रूरत क्या है, रुचि क्या है, किन चीज़ों में उनकी रुचि नहीं है। इन सभी की जानकारी प्राप्त करके शिक्षण को और मजबूत बनाने के लिए जो उसमें सुधार किया जाता है, यह आकलन कहा जाता है। और वहीं मूल्यांकन की बात कर लें तो मूल्यांकन जो होता है वह बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का और उसकी समूची स्थितियों की जांच की प्रक्रिया के लिए किया जाता है, जिससे बच्चों के सभी प्रकार के सर्वांगीण विकास की जो अवधारणा है, उसमें आवश्यक सुधार लाने के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो पहला प्रश्न है कि आकलन मूल्यांकन का क्या है। तो हमने जाना कि आकलन संग्रहण करके सूचना को और उससे जानकारी प्राप्त करना, यानी आकलन मूल्यांकन की संक्षिप्त प्रक्रिया है। और मूल्यांकन जो होता है वह विस्तृत रूप होता है आकलन का ही, जिसमें समस्त पहलुओं को ध्यान में रख करके और जो भी समस्याएं छात्रों की सामने आती हैं मूल्यांकन के बाद, उसके उपचार के लिए, निदान के लिए जो भी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, जिससे अधिगम को बेहतर बनाया जा सके। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि मूल्यांकन शिक्षण एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए किस प्रकार का कार्य करता है। तो मूल्यांकन जो किया जाता है छात्रों का, वह शिक्षण एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए पुनर्बलन का कार्य करता है। यानी जो पुनर्बलन होता है उससे जो भी शिक्षण की गति होती है उसको एक बल मिलता है, और उसी के आधार पर आगे जो है छात्रों के शिक्षण अधिगम को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। तो शिक्षार्थी एवं शिक्षण दोनों के लिए पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट का काम करता है मूल्यांकन। तीसरा प्रश्न है कि क्रिस्टीना अपनी कक्षा को
क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह किस ओर संकेत करता है? यानी जैसा कि आप जान रहे हैं कि शिक्षण अधिगम के अंतर्गत भ्रमण भी आता है और भ्रमण के माध्यम से छात्रों को नई नई जानकारियाँ प्रदान की जाती है। तो भ्रमण पर से आके जो चर्चा कराई जाती है वह किस ओर संकेत करता है? तो देखिए, बहुत सारे किताबों में इस प्रश्न का उत्तर सीखने का भी आकलन कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन जब इस पर आप विस्तृत ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल से जब भ्रमण करा करके लाया जाता है, यानी ये भी एक शिक्षण की गतिविधि है और शिक्षण की कोई भी गतिविधि अपनाई जाती है वह सीखने के लिए आकलन होता है। यानी बच्चे कितना सीख पाए हैं और आगे कितना सीखेंगे, उस सीखने के लिए उनका आकलन किया जाता है। तो मेरे हिसाब से ये होगा सीखने के लिए आकलन। आप भी इस प्रश्न पर विशेष करके अपना राय जरूर देंगे। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? अधिगम के मूल्यांकन की जो विशेषताएं हैं वो कई सारी विशेषताएं हैं और इसमें कौन सा नहीं है यह पूछा जा रहा है। तो यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। ये भी सही है कि जब आप शिक्षण देते हैं उसके बाद मूल्यांकन करते हैं कि बच्चे उसमें से कितना सीख पाए हैं। इसमें सूचना को समान रूप से अंकों तथा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है, ये भी सही है। इसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है, ये भी सही है। इसमें सूचना छात्रों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है, यह गलत है। तो यहाँ गलत ही पूछ रहा है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है कि वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है किंतु परिषद बोर्ड स्तर पर नहीं किया जाता है, किस प्रकार का मूल्यांकन होता है? तो अभी ही आप देख रहे हैं कि SCRT, बिहार बोर्ड इत्यादि के आदेश पर विद्यालय में जो मासिक मूल्यांकन हो, साप्ताहिक मूल्यांकन हो, इन सभी मूल्यांकनों को किया जाता है, लेकिन यह विद्यालय स्तर पर ही किया जाता है, विद्यालय में ही किया जाता है। इसको बोर्ड अलग से कंडक्ट नहीं करती है। तो इस प्रकार का आकलन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देश पर किया जाता है किंतु उसके स्तर पर नहीं किया जाता है, उसको विद्यालय आधारित मूल्यांकन कहते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि अधिगम के अच्छे मूल्यांकन के क्या मानदंड हैं? अच्छे मूल्यांकन के लिए क्या क्या उसके मानदंड हो सकते हैं? ये युक्ति संगत होते हैं, ये विश्वसनीय होते हैं, ये तुलनीय होते हैं। तो अधिगम के लिए जो अच्छा मूल्यांकन होगा यो युक्ति संगत भी होगा, विश्वसनीय भी होगा और तुलनीय भी होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा ये सभी। और BPSC के 5 ऑप्शनों के अनुसार चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। जब आप प्रधान शिक्षक की परीक्षा देंगे तो जो भी प्रश्न आएंगे BPSC की इस परीक्षा में, तो उसमें 5 ऑप्शन दिए गए रहेंगे जिसमें 3 ऑप्शन सामान्य रहेंगे और चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं रहेगा। और उस 5 ऑप्शन के साथ आपको परीक्षा फेस करनी होगी। इसीलिए मेरे द्वारा जो DLED की तैयारी के लिए ही 2020 सीरीज के वीडियो लाए जा रहे हैं, जिसमें मैं स्वयं से बनाए हुए प्रश्नों को ला रहा हूं व्याख्या सहित, और वह जो होगा 5 ऑप्शन के साथ हो रहा है। तो आप उन वीडियो को भी यदि नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे और प्रधान शिक्षक सेक्शन में जाकर 2020 सीरीज के भी सभी वीडियो को देखेंगे। वहाँ 5 ऑप्शन के साथ आपको प्रश्नों को देखने को मिलेंगे। 7 नंबर प्रश्न है कि आजकल विद्यालय आधारित मूल्यांकन की चर्चा की जाती है। इसके अंतर्गत अध्यापकों को विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या जानने का अवसर मिलता है? यानी जो विद्यालय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन किया जाता है, चाहे वह प्रतिदिन का मूल्यांकन हो या साप्ताहिक मूल्यांकन हो या मासिक मूल्यांकन हो, तो उससे आप क्या जान पाते हैं कि बच्चे क्या सीखते हैं, वे क्या सोचते हैं, वे कैसे सीखते हैं, इनमें से क्या जानते हैं? तो जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन है उसमें हम ये भी जानते हैं कि बच्चे क्या सीखते हैं, वे क्या सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, सीखने में उनको क्या क्या कठिनाई आ रही है, वे क्या महसूस करते हैं, बच्चों की रुचियां क्या है, किन चीज़ों में रुचि नहीं है, प्रवृत्तियां उनकी क्या है, ये सभी चीज़ों को हम जानने का प्रयास करते हैं और उसका अवसर प्राप्त होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त में सभी।
8 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक उद्देश्य नहीं है? यानी विद्यालय आधारित जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, उसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है? निगेटिव बातों को ढूंढना है। तो बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना, यह निश्चित रूप से इसका उद्देश्य है विद्यालय आधारित मूल्यांकन का। विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, छात्रों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का प्रयोग, यह सही है कि अब अंकों के स्थान पर ग्रेडों का प्रयोग हो रहा है। निदान एवं उपचार के साधन की व्यवस्था करना, ये भी सही है। विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार छूट दे देना, ये उपयुक्त नहीं है, इसीलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन किस प्रकार का मूल्यांकन होता है? बहुआयामी होता है कि एकल आयामी होता है कि संकीर्ण होता है? तो विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन होता है यह बहुआयामी मूल्यांकन होता है। इसके अंतर्गत बच्चों के कई सारे चीज़ों को हम देखते हैं कि वे क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, सामूहिक रूप से सीखने में उनको क्या कठिनाई है, कैसे सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, उनकी रुचियां क्या क्या है, इन सभी के बारे में हम जानते हैं। उनके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की जाती है, इसलिए यह एक बहुआयामी मूल्यांकन का प्रारूप है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन जो होता है, जिसको CCE भी कहते हैं, तो यह CCE जो होता है इसमें व्यापक का क्या अर्थ होता है? इसमें सतत का अर्थ यह होता है कि लगातार यह किया जाता रहे, इसमें निरंतरता हो। और व्यापक का जो अर्थ है वह होता है कि छात्रों की ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन किया जाए, यही व्यापक का अर्थ होता है। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? इन प्रश्नों को जरूर आप ध्यान दें कि किसमें नहीं पूछ रहा है, किसमें है पूछ रहा है। जब नहीं पूछ रहा है तो नकारात्मक जो उत्तर यानी जो नहीं होगा वही आंसर होगा। तो व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य नहीं है? याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, यह तो सही है। छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, ये भी सही है। अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना, यह सही नहीं है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ ही है कि बाल केंद्रित हो और बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए उनके सीखने के हर पहलुओं का जो आकलन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, वहीं जो है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन होता है। तो राइट आंसर उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है, तो यह नहीं है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि पढ़ाई के दौरान असफल होने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस प्रणाली के तहत होता है? यानी पढ़ाई हो रही है और बच्चों का जो मूल्यांकन किया जा रहा है, उसमें जो बच्चे असफल हो जा रहे हैं उनके मूल्यांकन के लिए जो प्रणाली अपनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? रचनात्मक प्रणाली कहते हैं, या योगात्मक मूल्यांकन प्रणाली कहते हैं, या निदानात्मक मूल्यांकन प्रणाली कहते हैं? तो रचनात्मक मूल्यांकन प्रणाली यानी निर्माणात्मक मूल्यांकन प्रणाली भी इसको कहते हैं, और योगात्मक मूल्यांकन प्रणाली जो वर्ष के अंत में जिसको अंतिम मूल्यांकन भी कहते हैं, और निदानात्मक मूल्यांकन प्रणाली का अर्थ होता है कि जो बच्चे असफल हो गए वह किन कारणों से असफल हुए, कौन सा उनका जो क्षेत्र है वह कमज़ोर था, उसका कारण क्या था, उसको जान करके उसको सुधार करके फिर से उनको शिक्षा देना इस प्रणाली के अंतर्गत आता है। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन सत्र यानी सेशन की समाप्ति के बाद होता है? यानी जो शैक्षणिक सत्र होता है उस सत्र के समाप्ति पर जो मार्च महीने में हम फाइनल एग्ज़ाम लेते हैं, तो वह जो वार्षिक परीक्षा होती है उसको किस प्रकार के मूल्यांकन
की प्रणाली का नाम दिया गया है। तो योगात्मक मूल्यांकन जो होता है, जिसको अंतिम मूल्यांकन भी कहते हैं शैक्षणिक सत्र का, उसी को मूल्यांकन सत्र की समाप्ति पर किया जाता है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? यानी जब मूल्यांकन की प्रक्रिया आप कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर के सावधानी बरतनी होती है। इस दौरान आपको कौन से कार्य करने चाहिए? शिक्षार्थियों को मंद और कमज़ोर, बुद्धिमान आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए, यह बिल्कुल गलत है। छात्रों के बारे में निगेटिव बयान देना चाहिए, ये भी गलत है। छात्रों के बीच तुलना भी करने से कोई बात नहीं बनेगी। छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। यानी जिन बच्चों का आप मूल्यांकन कर रहे हैं उनको फीडबैक दें और उनका जो जो क्षेत्र कमज़ोर है, जो जिस विषय में वे कमज़ोर हैं या जहां वे असफल हो जा रहे हैं, उसके बारे में उनको बताएं ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। 15 नंबर प्रश्न है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फिर जो है नकारात्मक बातें ढूंढनी है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत एवं आवधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है, ये भी सही है। व्यापक संगठक में विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और इसके अलावा सशैक्षिक पहलुओं का निर्धारण शामिल है, ये भी सही है। इसमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है, यह थोड़ा सा डाउट है। और इसमें मूल्यांकन की बहुविविध तकनीकों का उपयोग अनौपचारिक रूप से किया जाता है, ये भी सही है। तो यह नहीं है, क्योंकि यह अंकों के रूप में मूल्यांकन नहीं करके ग्रेडिंग सिस्टम को अपनाया जा रहा है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। डीएलएड में खास करके फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं होते हैं कि वन लाइनर की तरह कि एक बार में आप सही निकाल लें, गलत निकाल लें। एक बार में देखने पर सभी आपको सही ही दिखेंगे। जब तक आप सभी ऑप्शनों को बारीकी से पढ़ेंगे नहीं, तब तक सही ऑप्शन को छांट नहीं पाएंगे। इसलिए प्रश्नों के साथ साथ सभी ऑप्शन को भी पढ़ना जरूरी हो जाता है। डीएलएड वाले सेक्शन में आपको डीएलएड वाले सेक्शन में समय थोड़ा लगेंगे परीक्षा में प्रश्न बनाने में, क्योंकि प्रश्न और विकल्पों को बहुत ही बारीकी से पढ़ना होगा। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण है या साधन है? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की कई सारी विधियां होती हैं, जिसमें निरीक्षण विधि भी है, प्रश्नावली विधि भी है, जांच सूची भी है। इसके अलावा साक्षात्कार भी होता है, यानी मौखिक जो इंटरव्यू बेस्ड मूल्यांकन होता है वह होता है, विवरण भी होता है उनका, और इससे भी मूल्यांकन किया जाता है। तो निरीक्षण, प्रश्नावली, जांच सूची, साक्षात्कार और विवरण, ये सभी जो हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उपकरण हैं। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त में सभी सही हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि जो पुरानी पारंपरिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि पहले जो परीक्षाएं होती थी वह सिर्फ शैक्षणिक सत्र के अंत में होता था और किताबों के प्रश्नों को दे दिए जाते थे और उनका उत्तर लिखना होता था छात्रों को, और उससे फेल पास करा दिए जाते थे। यही कॉन्सेप्ट था मूल्यांकन का। लेकिन उस पुरानी पद्धति को अब नकार दिया गया है और विद्यालय आधारित मूल्यांकन को बल दिया गया है, जिसमें प्रतिदिन, साप्ताहिक, मासिक, हर तरह से जो है छात्रों का मूल्यांकन एवं आकलन किया जाता है। इसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है, ये सही है। क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन वर्ष के अंत में एक बार होता है, यह गलत है। क्योंकि जो पुरानी पद्धति थी उसमें यह होता है, क्योंकि विद्यालय आधारित परीक्षा में अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, अब अंकों के आधार पर नहीं, ग्रेडिंग के आधार पर करना है। तो पहला ही सही है, इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा 17 नंबर का। 18 नंबर प्रश्न है कि व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? फिर यहाँ निगेटिव बातें ढूंढनी है कि कौन सा नहीं किया जाता है। तो इसमें परीक्षा का विश्लेषण और व्याख्या मनोवैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, ये तो सही है। इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है,
यह सही नहीं है, क्योंकि इस सभी पहलुओं पर ग्रेडिंग करके तब उनका जो है रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता है, तो यह गलत है। इसमें बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाता है, यह सही है। मूल्यांकन को व्यापक एवं नियमित बनाया जाता है, यह भी सही है। दूसरा ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो जो नहीं है यही आंसर है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। तो जो नहीं किया जाता है उसको ढूंढना है। तो छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों के कौशल का मूल्यांकन तो किया जाता है, छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों में सफलता के स्तर का भी मूल्यांकन किया जाता है, छात्रों के व्यक्तिगत कौशल, रुचि और अभिवृत्ति के बारे में भी जाना जाता है, लेकिन उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति मूल्यांकन में नहीं किया जाता है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा 19 नंबर का। 20 नंबर प्रश्न है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। पीछे भी एक ऐसा प्रश्न था, लेकिन थोड़ा उसका ऑप्शन हट के था, फिर यह नया प्रश्न है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि डीएलएड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। प्रश्न थोड़ा सा बदल करके भी आ सकते हैं, ऑप्शन बदल करके भी आ सकते हैं। तो इसका प्रत्येक विद्यार्थी की अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना, तो यह तो सही है, यह कार्य होना चाहिए शिक्षकों का। बच्चों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करते रहना, ये भी कार्य शिक्षकों का है मूल्यांकन के लिए। शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना, यह नहीं है उनका कार्य, तुलना नहीं करना है। हर छात्रों का अलग अलग आपको मूल्यांकन करना तो जरूर है, लेकिन तुलना नहीं करना है। बच्चों की विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अभिलेखबद्ध करना, ये भी करना है। तो तीसरा ऑप्शन नहीं करना है, तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा कार्य नहीं करना है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न जो तथ्य होते हैं, जैसे भाषा के प्रयोग, उसके बाद जो संवेगात्मकता होती है, खेल के दौरान उनके व्यवहार होते हैं, इन सभी को लिखा जाता है और इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। वह मूल्यांकन की कौन सी विधि है, तो यह जांच सूची होती है, यानी जो उनका भाषा का प्रयोग है, संवेगात्मकता है, खेल के दौरान जो व्यवहार है, इन सभी को हम नोट करेंगे और उस नोट किए गए उनके सभी व्यवहारों को एकत्र सूचनाओं के आधार पर हम उनका मूल्यांकन करेंगे, वह जांच सूची होती है। प्रश्नावली में प्रश्न उत्तर लिखे जाते हैं, साक्षात्कार में इंटरव्यू लिए जाते हैं, निरीक्षण में निरीक्षण किया जाता है उनके एक्टिविटी का, लेकिन जो सूचनाओं को एकत्र करके और उनकी जांच सूची बनाते हैं, यह जांच सूची मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। तो ब्लूम के अनुरूप जो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है, जिसके 3 प्रकार हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोगत्यात्मक पक्ष, उसको आपको पढ़ने हैं। ब्लूम के जो डोमेन है उसको आपको पढ़ना है। तो जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसके अंतर्गत जो आता है वह संश्लेषण आता है, और संश्लेषण का सेंस यहाँ यह है कि आपको ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत पहले ज्ञान आता है, तब बोध आता है, तब प्रयोग विश्लेषण आता है, तब संश्लेषण आता है और तब जाकर के मूल्यांकन आता है। यह होता है ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत। दूसरा जो भावात्मक पक्ष होता है उसके अंतर्गत ध्यान देना, अनुक्रिया और आकलन, संगठन और मूल्यों का विशेषीकरण आता है। और क्रियात्मक पक्ष या मनोगत्यात्मक पक्ष जो होता है उसके अंतर्गत सहज क्रियात्मक अंग संचालन आता है, तब आधारभूत अंग संचालन आता है, तब शारीरिक योग्यताएं आती हैं, तब प्रत्यक्षीकरण आता है, तब जो है सांकेतिक संप्रेषण आता है। तो ब्लूम का जो टेक्सोनॉमी आपको पढ़ना है, उस टेक्सोनॉमी में जो है आपको ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के तीनों वर्गीकरण, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष को जानने हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए। यानी विद्यार्थी जो सीख रहे हैं उसमें जो कमियां रह जाती हैं तो उसके लिए क्या करना है। तो उसके लिए शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना है, यानी बच्चों को भी आप बताएंगे कि कहाँ
उनकी कमजोरी है, किस विषय में वे कमज़ोर पड़ रहे हैं, कौन सा पक्ष उनका कमज़ोर है, क्या उनके अंदर सुधार की आवश्यकता है, और साथ ही साथ उनके अभिभावकों को भी बताएंगे। इसीलिए अब आप देख रहे होइएगा कि विद्यालय में जो वर्ष के अंत में मूल्यांकन हो रहा है और जो रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता है, उस प्रगति पत्रक को अभिभावकों के बीच वितरण करने के लिए बताया जा रहा है और उन पहलुओं को बताना है कि कहाँ कहाँ ग्रेडिंग में उनकी कमी है, किन किन चीज़ों पर जो सर्वांगीण करना है। यानी सभी चीज़ों को पूछा जाता है, उनकी उपस्थिति, उनका व्यवहार, खेल में कैसे हैं, भाषा में कैसे हैं, सभी विषयों में कैसे हैं, सभी के बारे में बताया जाता है। 24 नंबर प्रश्न है क्रिस्टीना अपनी कक्षा में, तो यह जो है रिपीटेड प्रश्न है, या पहले भी हम लोगों ने देख लिया है। 25 नंबर प्रश्न है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, कि यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में भेजा जा सकता है कि नहीं, यह तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद है कि सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, यह सबसे उपयुक्त है। उपलब्धि को भी मापना है, लेकिन जब ऑप्शन में यह है सीखने में होने वाली कमियों का निदान एवं उपचार करना, तो सबसे उपयुक्त में यह होगा। उनकी उपलब्धियों को भी मापा जाता है, लेकिन यह होगा। शिक्षार्थियों की त्रुटियों को निकालना, यह नहीं होगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा 25 नंबर का। 26 नंबर प्रश्न है कि डॉट डॉट के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। यानी दिए गए 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो है घटना वृत्तांत रिकॉर्ड करने की जो प्रक्रिया होती है उसकी विशेषताएं हैं, लेकिन एक जो है इसमें विशेषताएं नहीं है, वह कौन है। तो यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है, यह सही है। यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ लक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता। यह गलत है क्योंकि यह कराता है, नहीं होगा यहाँ। यह घटनाओं का सही वर्णन है, ये भी सही है। यह बच्चों के व्यक्तिगत विकास और सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है, ये भी सही है। तो दूसरा गलत है, तो पूछ रहा है कौन नहीं है, इस किसके अलावा, यानी जो नहीं है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि सीखने डैश आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो इन दोनों जगह पर क्या भराएगा, तो सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के आकलन के रूप में बढ़ावा देते हैं। यानी दिए गए जो 4 विकल्प हैं, इन चारों विकल्प में 3 विकल्प जो हैं सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं, लेकिन एक विकल्प जो है बढ़ावा नहीं देता है, वह कौन सा है। तो शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना, ये तो सही है, आकलन को यह बढ़ावा देता है। पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, ये भी सही है। जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों पर लगातार परीक्षण लेना, ये भी सही है। लेकिन अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, ये ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। इसलिए राइट आंसर जो है इसका बी हो जाएगा। जब एक बावर्ची जो खाना बनाता है वह खाना पकाते समय खाने को चखता है, तो वह किस प्रकार का आकलन है। तो खाना बनाते समय बावर्ची चखता है, यानी वह सीखने के लिए आकलन करता है कि हमने जो बनाया उसमें कहाँ कमी रह गई है, उसमें सुधार के लिए जो वह खाने को चखता है, तो वह सीखने के लिए आकलन होता है। ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है, जिसके बारे में हमने पूर्व में चर्चा की अभी, उसकी क्रमिक जो है व्यवस्था क्या है। तो ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है उसके अंतर्गत उसके उपलब्धि लक्ष्यों की जो क्रमिक व्यवस्था है, वहीं ब्लूम टेक्सोनॉमी के अनुसार उपलब्धि लक्ष्य होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। यानी कौन सा जो है इसमें ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। तो यह जो होगा एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना, यह जो होगा यह ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा।
32 नंबर प्रश्न है कि सीखने के लिए आकलन जो है वह क्या करता है। सीखने के लिए आकलन जो होता है वह अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, यानी सीखने के लिए आकलन से अभिप्रेरित होते हैं और उसमें सुधार करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं उस श्रृंखला को, तो अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। तो 32 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि विद्यालय आधारित आकलन जो होता है वह किस प्रकार का आकलन है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो विद्यालय आधारित जो आकलन है परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है, ये सही नहीं है। क्या आकलित किया जाएगा इस पर शिक्षार्थियों का कम नियंत्रण प्रदान करता है, ये भी सही नहीं है। रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है, ये सही है। परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि इसमें निरंतर परीक्षण होता है, परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा नहीं देता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का। निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करती है। आकलन की जो पद्धतियां हैं उसमें कौन सा विद्यार्थियों के सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। तो 34 नंबर प्रश्न का ऑप्शन जब हम देखेंगे तो इसमें जो सी ऑप्शन है कि जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है, यह विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। 35 नंबर प्रश्न है कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा। तो एक उच्च प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं यानी 6 to 8 के, उसमें जो संरचनात्मक कक्षा कक्ष होगा उसमें अपने से स्वयं के आकलन के लिए जो विद्यार्थी की भूमिका होगी वह होगी कि जो विद्यार्थी होंगे वह स्व आकलन के लिए विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन करने की योजना को बनाएंगे। राइट आंसर डी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है कि केवल कागज पेंसिल के जांचों द्वारा आकलन कैसा आकलन होगा। तो केवल जो प्रश्न दे दिए जाते हैं कागज पर और कागज पेंसिल जांच मतलब प्रश्न लिख के दिए उसका उत्तर लिख करके ले लिए, यह आकलन का क्या दर्शाता है। तो समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, ये सही नहीं है, इससे समग्र मूल्यांकन नहीं होगा। निरंतर मूल्यांकन को ये भी नहीं होगा। सकल आकलन को बढ़ावा देता है, ये भी आकलन को सीमित कर देता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। तो अधिगम के आकलन को जो उजागर करता है, शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके आकलन करेगा, ये जो होगा अधिगम के आकलन को उजागर नहीं करेगा। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है, ये सही लग रहा है। शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का सिर्फ पाठ्य पुस्तक के आधार पर नहीं होगा। शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन तुलना तो है नहीं इसमें, तो राइट आंसर बी ही हो जाएगा 37 नंबर का। 38 नंबर प्रश्न है कि आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक उस अनुसार उन्हें ठीक कर सके। ये सही है कि आकलन से विद्यार्थी को यह सहायता मिलेगी कि कौन सा जो है क्षेत्र उनका मजबूत है और कौन सा कमज़ोर है, और उस अनुसार शिक्षक उन्हें ठीक करेंगे। आकलन तभी सार्थक होगा जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन हो। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा में तुलनात्मक मूल्यांकन जो है शामिल नहीं है, तो बी गलत है, ए सही है। उसके बाद जो सी है, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए, भी सही है। आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जबकि उससे भय और चिंता का संचार नहीं है। भय और चिंता का संचार तो होना ही नहीं है, बोझ को कम करना है, दबाव को कम करना है। तो ए और सी दोनों सही हैं, तो आपको चौथे ऑप्शन के साथ जाना होगा, ए और सी। और ए और बी, ए बी ऐसे नहीं दे करके ऑप्शन अगर सीधा रहेगा तो चौथे ऑप्शन के साथ उपरोक्त में एक से अधिक के साथ आपको जाना होगा। तो चूंकि यह जो 5वें यूनिट के चौथे पार्ट को हमने देखा, तो यह थोड़ा सा अधिक प्रश्नों को संग्रह किए हुए है। इसके अलावे भी जो प्रश्न बनेंगे वे 2020 सीरीज के आगे के वीडियो में मैं शामिल करूंगा। कोशिश यही हो रही है कि हर
यूनिट के यहाँ सीरियली पार्ट वाइज अधिक से अधिक प्रश्न शामिल कर लिए जा रहे हैं। जो छूट रहे हैं वह व्याख्या में शामिल किए जा रहे हैं, और व्याख्या और यह VVI प्रश्नों की सीरीज के अलावे भी जो छूटेंगे वे 2020 सीरीज में निश्चित रूप से शामिल किए जाएंगे। और उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट और GK GS के भी प्रैक्टिस सेट लाने की कोशिश है। और आज हमने जो यूनिट 5 के प्रैक्टिस सेट यूनिट 5 के पार्ट 4 को देखा, प्रैक्टिस सेट नंबर 17 था, जिसमें हमने विद्यालय के आकलन एवं मूल्यांकन की व्यवस्था को देख लिया। अब यूनिट 5 के ही 2 टॉपिक और बचे हुए हैं, शिक्षक वृत्तिक विकास, अवधारणा, आवश्यकता और नीतिगत विमर्श एवं सीमाएं। और जो दूसरा टॉपिक बच रहा है वह है विद्यालय में नेतृत्व व्यवस्था और शिक्षक, एडमिनिस्ट्रेटिव, सामूहिक शिक्षण, शास्त्रीय इत्यादि जो टॉपिक हैं। तो एक और पार्ट में इन बचे हुए 2 टॉपिक को मैं कोशिश करूंगा कि एक ही पार्ट में और कर लें कवर, तो वह यूनिट 5 का पार्ट 5 होगा। और इस तरह अगला जो वीडियो होगा उसमें इस 5वें पार्ट के साथ यूनिट 5 आपका कंप्लीट हो जाएगा। और 3 यूनिट जो बचेंगे, यूनिट 6, यूनिट 7 और यूनिट 8, वो भी कई पार्टों में वीडियो कंप्लीट कर लिया जाएगा। कोशिश है कि परीक्षा का समय कम है, जल्दी से आपका जो है यह पूर्ण कर लिया जाए। यूनिट वाइज जो DLED की श्रृंखला चल रही है, और आगे सभी तैयारियों से संबंधित वीडियो आपके लिए आते रहेंगे, इसलिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। फिलहाल आज के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट 17 जो यूनिट 5 का पार्ट 4 था, उसको आज हम लोग यहीं पे विराम देंगे। अपने तैयारी को आप जारी रखेंगे। मिलेंगे इसी यूनिट के अगले पार्ट के साथ, अगले वीडियो सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।